हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ NMMS एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में आपको क्लास दे रहा हूँ, आपकी तैयारी करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं पॉलिटी के चौथे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इस क्रम में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पॉलिटी के आने वाली एक या दो क्लास में पॉलिटिक्स समाप्त होने वाली है। और मैंने बताया था पॉलिटी से कम 11 क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएंगे। तो इस तरीके से आपके 11 नंबर की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। इसके प्रूफ के लिए मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के पिछले 4 से 5 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आऊँगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को जो पूछे गए हैं 4 से 5 वर्षों में, उन प्रश्नों को लेकर आऊँगा, उन क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो मैंने पढ़ाया है पॉलिटी में जो मैंने आपको पॉलिटी या संविधान या नागरिक शास्त्र जो पढ़ाया है वो कितना कारगर है आपकी परीक्षा के लिए। देखेंगे हम कि सारे के सारे प्रश्न जो पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली 2024 की परीक्षा में जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से लगभग सारे प्रश्न, लगभग एक क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए, लगभग सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाएगा। तो इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में सरकार के बारे में पढ़ा रहा था, सरकार जिसमें 3 अंग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका लगभग हमने समाप्त कर लिया था। लोकसभा, राज्यसभा, जैसा कि मैंने बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 चीज़ों को मिला के बनती है। तो लगभग मैंने लोकसभा और राज्यसभा खत्म कर दी था पिछले क्लास में, राष्ट्रपति बचा हुआ था। आज जो हम पढ़ेंगे वो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कार्यपालिका में हमारा जो आता है वो सबसे पहले तो राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, और अन्य मंत्री आते हैं। इसी में हम उपराष्ट्रपति को भी पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है उपराष्ट्रपति से भी, तो इसको हम देख लेंगे। राष्ट्रपति को हम देख रहे हैं कि वो कार्यपालिका में भी है और विधायिका में भी है। तो राष्ट्रपति को हम कार्यपालिका में पढ़ लेते हैं, तो विधायिका का हमारा पूरा क्लास भी खत्म हो जाएगा और आगे कार्यपालिका का भी राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति आज हम पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे लगभग 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा। तो आज के क्लास से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो आइए राष्ट्रपति से हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति से
तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। संविधान किसको प्रमुख मानता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रमुख है। हमने अभी देखा कार्यपालिका जितनी भी काम करती है, यानी प्रधानमंत्री जितने भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही करते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख हो गया, कार्यपालिका प्रमुख हो गया। 21 अनुच्छेद में बताया गया कि कार्यपालिका प्रमुख होगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद तो कार्यपालिका बताया कि इस अनुच्छेद में क्या है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो अनुच्छेद 53 में। इसके अलावा राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो 3 चीज़ें हैं राष्ट्रपति से, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है और प्रथम नागरिक भी होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्षों तक रहता है यदि चुन के आता है तो। इसके अलावा राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। इसको हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे विस्तृत में। तो अनुच्छेद 52 में सबसे पहले ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का यदि चुनाव होता है तो शपथ उसको कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, तो यदि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति से हमने देखा कि सबसे पहले राष्ट्रपति की बात किस अनुच्छेद में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख वो होता ही है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, महाभियोग लगाया जा सकता है उस पर अनुच्छेद 61 के द्वारा, और वेतन उसको कितना मिलता है? 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये राष्ट्रपति का वेतन होता है। तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसके लिए कुछ योग्यताएं होंगी। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी लिख देता है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जन्म से शब्द नहीं है यहाँ पे। तो जन्म से दे देगा तो उसको हम गलत कर देंगे। केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। कितने साल का हो? कम से कम 35 वर्ष का हो चुका हो। तीसरी बात है, तीसरी योग्यता क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य ना हो, योग्यता केवल रखता हो। ध्यान दीजिएगा, सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की केवल योग्यता उसके पास होनी चाहिए। लोकसभा का योग्यता हमने पीछे पढ़ा है, क्या था कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु, तो यहाँ पे 35 वर्ष, ये दोनों बातें यहाँ पे कट जाएंगी। इसके अलावा पागल दिवालिया ये सब ना हो, तो लोकसभा की योग्यता में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए इसको। पहली बात है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग
नहीं लेते हैं। निर्वाचित शब्द को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव की बात आए तो निर्वाचित सदस्य सभी में आएगा। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो पहला केंद्र स्तर पे आ गया था। तो हमने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो निर्वाचक सदस्य होते हैं, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो पहला संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात है कि राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तीसरा है 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो है दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसको याद रखना है, पूछेगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा है दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। याद रखना है इसको। थोड़ी सी ये देख लेते हैं, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन हो सकता है आगे पूछ दे। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति प्रक्रिया क्या होती है, क्या तरीका अपनाया जाता है। तो पहला अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष हम देख रहे हैं सीधे इसमें, पीछे मैंने बताया था प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें जनता जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो सभी चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रही है। कौन लोग ले रहे हैं, या तो संसद के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, या तो फिर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट हो रहा है ना, जनता पहले सांसद को चुनी, विधायकों को चुनी, और वो चुन रहे हैं राष्ट्रपति को, तो इनडायरेक्ट इसी को बोलते हैं। तो पहला है अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए अगर परीक्षा में कभी आ जाए तो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष। पीछे भी मैंने बताया राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक अगला वाला जो राष्ट्रपति है वो शपथ नहीं ले लेता। और राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। जैसे किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, उससे 1 महीने पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, ताकि कार्यकाल समाप्त होते होते नया वाला राष्ट्रपति अपना शपथ ले ले। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन वो तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक अगला वाला राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता। अगला है राष्ट्रपति को यदि पद से हटना है या हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यदि उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो हट जाएगा अपने आप। यदि वो चाहता है कि मैं इस पद से मैं हट जाऊं, वो चाहता है तो क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। पहला तो उसका कार्यकाल ही पूरा हो गया, 5 साल हो गया उसका, तो समाप्त हो जाएगा, अगला वाला शपथ ले लेगा, ये हट जाएगा। दूसरा, यदि वो खुद से छोड़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं राष्ट्रपति रहूं, हटना चाहता है, तो त्याग पत्र देगा। किसको देता है त्याग पत्र, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। दोनों आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। तीसरा, यदि सदन चाहे, सदन का मतलब संसद चाहे, तो राष्ट्रपति को हटा सकता है। किस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। यदि उसको लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का, कानूनों को तोड़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। किस अनुच्छेद में ये बात की गई है महाभियोग की, तो महाभियोग की बात की है अनुच्छेद 61 में। तो पहला तो कार्यकाल पूरा हो जाए, दूसरा त्याग पत्र वो दे सकता है, तीसरा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा, संविधान के अतिक्रमण के माध्यम से। यदि लग रहा है संसद को कि संविधान का अनुक्रमण कर रहे हैं राष्ट्रपति, तब लाएगा। लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। प्रक्रिया लाने से 14 दिन
पहले प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले, ये प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हम ये प्रक्रिया ला रहे हैं। और चौथा है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का पद 4 प्रकार से खाली हो सकता है। उसका मृत्यु हो जाए, उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए। यदि 2 और 3 कार्यकाल पूरा हो गया तो कोई बात नहीं। यदि उस पद जो खाली हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहा है। 2 मतलब त्यागपत्र के द्वारा, 3 मतलब महाभियोग के द्वारा, 4 मतलब मृत्यु के द्वारा। यदि 2, 3, 4 के द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना होता है। तो 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना होता है। अगला है, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो वो शपथ लेगा। शपथ कौन दिलाएगा उसको? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके बाद वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि वो नहीं है तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। याद रखिए इसको, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ तो हो गया। अब हम देखते हैं चुनाव संबंधी विवाद। यदि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस पर कुछ विवाद खड़ा हो गया तो ये विवाद जाएगा कहाँ पे? सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाएगा, उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए इसको। इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद हमने पीछे देखा था कि खाली हुआ था कुछ कारणों से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो हम बता दें सबसे पहले कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। ये संविधान में है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख है और साथ साथ में कार्यपालिका का भी प्रमुख है, तो पूरा काम ही रुक जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो यदि राष्ट्रपति नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लग गया, 3 कंडीशनों में खाली होता है। चौथा कंडीशन क्या है? चौथा है कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो। तो कार्यकाल पूरा हो जाता है तो चुनाव हो जाता है। यदि उसका मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उसका कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है और उसको वेतन और सभी चीज़ें राष्ट्रपति की मिलती है। उपराष्ट्रपति वाली उसकी सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं, उसको राष्ट्रपति के रूप में मान लिया जाता है। तो उसको राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, सीधी बात। यदि उपराष्ट्रपति पहले से ही खाली चल रहा है, उपराष्ट्रपति का पद है ही नहीं, इस समय उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का काम करेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति करेगा। यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति यदि नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे राष्ट्रपति के न रहने पे। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, विशेष शक्तियाँ। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख कहते हैं। विधायी शक्ति, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि संसद में क्या होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आता है। ये राष्ट्रपति वाला आर हमने लिख दिया है, राष्ट्रपति। तो लोकसभा
जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनता है, तो ये विधायी में आ गया। इसके अलावा राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। पीछे हमने पढ़ा था कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति अपने मन से 12 सदस्यों को चुनता है और राज्यसभा में उसको बैठा देता है। तो ये है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 111 में। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। याद करने वाली बात है, इसको याद कर लीजिए। 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 111 के तहत वो किसी विधेयक पर अपनी सहमति देता है या नहीं देता है। अनुच्छेद 143 में वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये उसकी शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है, कोई राय लेना है सुप्रीम कोर्ट से तो वो मांग सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, मृत्यु दंड, तो राष्ट्रपति उसको उस दंड को खत्म करके उस व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, या उस व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, या उसकी प्रकृति बदल सकता है। ये सभी चीज़ें राष्ट्रपति कर सकता है, या देरी कर सकता है कुछ समय के लिए उसको दंड से। यदि किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं हम, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, फांसी की सज़ा हुई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा कर दे, यानी उसकी फांसी समाप्त कर दे, उसको जीवन दान दे दे, या उसकी सज़ा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दे। अब आजीवन कारावास में यदि उसको सज़ा हुई है मान लो, तो उसकी प्रकृति बदल दे। प्रकृति बदलने का मतलब है कि मान लो किसी को, मान लेते हैं हम किसी को सश्रम कारावास हुआ है, यानी कि उसको जेल में काम भी करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति क्या कर दे कि उसको बस कारावास में बदल दे, तो इसे हम कहेंगे प्रकृति बदल दिया। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखिए, अभी पूछा तो नहीं है लेकिन आगे पूछने की संभावना रहेगी। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन बना है आपसे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो हमारे देश में 3 तरीके की आपात है और तीनों आपात राष्ट्रपति ही घोषित करता है। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ये पूरे देश में लगता है जब राष्ट्रपति को लगे कि देश में युद्ध होने की संभावना है, या किसी बाह्य आक्रमण की खतरा दिख रही है, या देश में सशस्त्र विद्रोह, यानी कुछ क्षेत्र में लोग हथियार लेके सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तीनों कारण भी पूछे जा सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, याद रखिए। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्यों में। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति को लग जाए किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वहाँ पे वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी अपना शासन वहाँ पे लगा देगा। तो राज्य की जो सरकार होगी वो काम करना बंद कर देगी, वहाँ केंद्र की सरकार काम करेगी। तो इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्यों में लगता है ये, और ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में कहीं भी या देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात जो है वो अभी तक 3 बार लगा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। राष्ट्रीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है? 3 बार। इसके अलावा हम देखते हैं जो वित्तीय आपात है, तीसरा है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले कि वित्तीय आपात अपने देश में अभी तक कितनी बार लगा है, तो आप जान लीजिए कि 1 बार नहीं लगा है, 0 बार लगा है। 0 बार। क्वेश्चन एक आध बार पूछा है किसी परीक्षा में, आपके परीक्षा में नहीं, किसी अन्य परीक्षा में पूछ दिया है फंसाने के लिए
कि पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, जीरो तो कोई नहीं लगाएगा। लेकिन जान लीजिए वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है अपने देश में। तो 3 तरीके का आपात है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार लगा है अभी तक। राष्ट्रपति शासन अनेकों बार लगा है। ये राज्य में लगता है, जब राष्ट्रपति को लग जाता है कि किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनेकों बार लगी है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाता है राष्ट्रपति, और अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में शुरू हुआ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में बताया गया, जैसे राष्ट्रपति को बताया गया था अनुच्छेद 52 में, उसी तरीके से अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, यहाँ भी रिवाइज हो गया कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। निर्वाचन कौन कौन करते हैं? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने पढ़ा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। उस यहाँ पे क्या है कि केवल और केवल, बाकी के दोनों नहीं, केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, यहाँ पे निर्वाचित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? संसद के सभी सदस्य, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। वेतन राज्यसभा के सभापति का मिलता है इसको, उपराष्ट्रपति का वेतन इसको नहीं मिलता। इसको राज्यसभा के जो सभापति का काम भी करता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है। तो इसी रूप में जो काम करता है उसी का वेतन इसको मिलता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम करता है, ये पीछे हमने पढ़ा है। तो जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जैसे राष्ट्रपति के लिए हमने देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इसमें भी है भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा उसमें था कि लोकसभा का सदस्य, राष्ट्रपति वाले में था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन इसमें है कि राज्यसभा का सदस्य। तो ये अंतर है। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए केवल, ध्यान दीजिएगा, सदस्य नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा था, उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? राज्यसभा। अच्छा, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। जो सभापति के रूप में ये काम करता है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो एक चीज़ छूट रही थी राष्ट्रपति पर, एक चीज़ छूट रही थी। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत, पीछे हमने पढ़ा अभी, तो उसमें हमने ये तो देख लिया कि राष्ट्रपति को यदि लग रहा है कि संविधान के अनुसार नहीं काम कर रहा है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। कौन हटाता है? संसद हटाता है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इसको हटाती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब उसका वोटिंग होगा कि राष्ट्रपति को हटाना है कि नहीं हटाना है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वही लोग क्या करते हैं, उतने ही लोग मिलकर राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को हटाने में जो लोग भाग लेते हैं वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमने देखा
हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो संसद लगाती है अनुच्छेद 61 के तहत, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें एक साथ भाग लेते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।